ऑनलाइन और एप्स, इसके थ्रू बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पैसा लगाते समय दो बातों का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैक्सिमम लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है, कुछ पैसा बैंक में, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में, कुछ पैसा पीपीएफ। हर एक आदमी खुद को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता रहा है। लालच से तो मतलब दूर रहना ही है। दूर रहना ही चाहिए। राइट। आपके साथ और आपके फैमिली के साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। फ्यूचर आती है कि अब आप काम भी नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट होता है लालच में और एक होता है वो डर में। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते। जो एक इन्वेस्टर होता है, जो समझदार है, मार्केट जब गिरता है वो क्या करता है? म्यूचुअल फंड सही है और एसआईपी सही है, ऐसा कैंपेन पूरे इंडिया में चल रहा है। 20 से 30 हजार रुपए की अगर इनकम है तो कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना ही चाहिए। पेशेंस रखिए, ट्रस्ट कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तीनों चीज तो कोई बात नहीं, भी फंडामेंटल स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। टर्म प्लान सुनते के साथ लोगों के दिमाग में आता है कि भाई बहुत पैसा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सही टाइम पे पैसा डाल के पछताना चाहिए, है ना। पैसा रख के पछताने से मतलब बहुत दुख होता है बाद में। पॉडकास्ट इनफेरेंट में मैं कुमार निशांत, और आज हमारे साथ वो गेस्ट हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपकी गाड़ी कमाई जो है, जो बड़ी मेहनत से आपने कमाई है, वो सही जगह पे कैसे इन्वेस्ट करें। वो कौन सा तरीका है जो आपको आज के किए हुए इन्वेस्टमेंट को आने वाले टाइम में बढ़ाएगा, और बिल्कुल सिक्योर वे में। आप अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं लगाते हैं, कई अलग अलग पॉलिसीज हैं जहां पे आप पैसे रखते हैं, पर क्या वो आपने जो सोचा है वो सही है? जमशेदपुर की एक ऐसी शख्सियत जिसने लगभग करीबन 25-26 सालों से ये काम किया है, लोगों से इन्वेस्ट करवा रहे हैं, और ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरज सावा जी की। वो आज हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धीरज जी, बहुत लंबा सफर रहा है आपका। धीरज जो नाम है, ये नाम एक मतलब ऐसा ट्रस्टेड नेम है, खासकर इस फील्ड में। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, जब हम बात करते हैं टर्म प्लान्स की, करियर की शुरुआत जो आपकी हुई, कैसे आपने सोचा कि मुझे किसी भी हाल में जो सावा फाइनेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी आज इतनी बड़ी हो गई है, जिसे केवल झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, अदर और भी स्टेट्स में लोग जानते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी? कैसे सोचे कि मुझे ये करना है? सबसे पहले तो ऐसा कुछ कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो ये जो काम हमने स्टार्ट किया, उस समय हमारे साथ फाइनेंशियल इशू था। राइट। तो लगा कि ये फाइनेंशियल इशू है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फाइनेंशियल इशू है, कैपिटल भी नहीं है, तो फिर वो हमने इंश्योरेंस का काम उस समय स्टार्ट किया था। ओके। तो पहले तो लगा कि भाई खुद सरवाइव करे, है ना। तो फिर धीरे धीरे करके लगा कि नहीं, मार्केट एक्चुअल में बहुत बड़ा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, और अकेले इतने बड़े मार्केट्स को कैप्चर कर पाना अब मुश्किल है। तो फिर हमने धीरे धीरे करके टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया, और फिर जो है हम लोग इस मुकाम पे यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, एक बात बताइए धीरज जी कि आज हर इंसान जो चाहे बिजनेस कर रहा हो या फिर जॉब कर रहा हो, खासकर हम बात जमशेदपुर की अगर करते हैं, यहीं से करियर की शुरुआत हुई आपकी। जी। टाटा स्टील एक ऐसा नाम जहां पे मतलब एक विजनरी एक थॉट था, और आज के डेट में केवल इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में एक जाना माना नाम है। इस शहर में आपने इस पूरी चीज की शुरुआत की। बहुत अलग अलग स्टेट्स के लोग थे जो यहाँ पे आए। रिलेशन जो आपने बनाया उनसे, उससे आपने इस शहर में क्या सीखा? सबसे पहले तो जैसे टाटा स्टील में डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, तो
वैसे ही जो हमने भी डिफरेंट सिटीज के लोगों के साथ में कनेक्ट किया और वो आज हमसे जुड़े हैं। इवन जो आउट ऑफ इंडिया भी हैं वो भी हमसे जुड़ के यहाँ पे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस प्लानिंग्स करते हैं। उनको सावा फाइनेंशियल्स पे ये ट्रस्ट है कि उनको जो भी एडवाइस मिलेगा वो जेन्युइन एडवाइस मिलेगा और उनके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है तो वो हमारे एडवाइस जेन्युइन एडवाइस के वजह से और जो हमारे गाइडेंस में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसको वो आराम से अचीव कर पाएंगे। ओके। आज की डेट में जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या फिर जब हम देखते हैं कि टेलीविजन पे हर जगह कई वेब सीरीज भी आई हैं इस चीज को लेकर, हर एक आदमी खुद को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता रहा है। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मतलब कौन सी पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स या फिर हम SIP की बात करें, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए, तो जो सबसे आपने लास्ट में पूछा मैं सबसे पहले उसको ही लेता हूँ। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत जैसे आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना उस दिन से आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मतलब वेट नहीं करना, उसमें से करना ही है। एकदम करना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब हम अपने करियर की शुरुआत जब करते हैं तो हमारे खर्चे कम होते हैं और हम उस समय सेविंग्स कर पाते हैं ज्यादा। जैसे जैसे समय आगे चलता है हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बढ़ती है, फिर शादी होती है तो फिर और लाइबिलिटीज बढ़ती है, तो हमारे पास में क्या है कि सेविंग्स जो है या इन्वेस्टमेंट्स के लिए कम पैसे बचते हैं। तो एक कॉमन मिस्टेक्स मैंने जो देखा अपने जीवन के इतने सालों में कि लोग उस समय इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते। एक्चुअली दिमाग में क्या होता है ना कि यार अभी तो जस्ट जॉब शुरुआत हुई है तो वही मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ में देखा जाएगा, बहुत लंबा समय पड़ा हुआ। बट ये टाइम है जब आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा सवाल जो मतलब सीधे तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई इंसान यंग है, करियर की शुरुआत हुई उसकी और इन एवरेज एक जो एज है वो तकरीबन 25 से 30 साल के बीच का, 30,000 रुपए, 20 से 30,000 रुपए की अगर इनकम है तो कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना ही चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इसमें ना कितना अमाउंट करना चाहिए, ऐसे अलग अलग लोगों का उसमें अलग अलग मत है। ओके। किन्हीं का है कि आपको अपने इनकम का 30% सेविंग्स करना चाहिए, किन्हीं का कुछ और है। बट जो एक्चुअल्स में जो मेरी समझ में मैं जो लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपका रिटायरमेंट, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि उस समय आपकी शादी नहीं हुई होती है, तो आपकी लाइफ का एक गोल जो है वो क्लियर होता है रिटायरमेंट। मान लीजिए किसी ने 25 साल की उम्र में अपनी जीवन की शुरुआत की, मतलब करियर की शुरुआत की, वहां से वो पैसा कमाने लगे तो 60 साल में तो उनका रिटायरमेंट आएगा। तो वो जो 35 साल है ना, उस 35 साल के बाद में उनको तो पैसा चाहिए, वो तो टाइम फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, भले आप कम कर सकते हैं, आज के टाइम पे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको प्लान करना चाहिए। तो रिटायरमेंट में मान लीजिए उनको बोलेंगे कि आज मेरा लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 30,000 चाहिए और उस समय भी 30,000 चाहिए, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन आज 30,000 में जितना सामान आप खरीद पाते हैं आज से 35 सालों के बाद में 30 ईयर में उतना सामान आप नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल। तो ये हम जैसे जो इस प्रोफेशन में लोग हैं तो वो आपको प्लानिंग करके देंगे कि साहब आपको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट्स होगा उस समय। मान लीजिए कि एग्जांपल कि आज 30 में होता है और इसका कोई कैलकुलेशंस नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल, उस समय 1 लाख चाहिए पर मंथ का, तो उसके लिए आज से कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो वो अपने को प्लान करना चाहिए। मे बी हो सकता है वो 30,000 आपका इनकम हो तो मे बी वो 10,000 भी आ सकता है, 5,000 भी आ सकता है। ओके। हाँ, मतलब जो अपना खर्च है, जो कहते हैं ना कि जीविकोपार्जन के लिए जो जितने की जरूरत है, हाँ जी, उतने के बाद में जो आपके पास बचत है उस बचत में से किसी भी हाल में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। 100% करना होगा, ये किसी भी हाल में करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। राइट।
अच्छा, एक सवाल जो हम अक्सर देखते हैं टेलीविजन में जब कोई कमर्शियल आता है या फिर जब भी ऐसे कोई विज्ञापन को हम देखते हैं, उसमें एक लाइन होता है जो विज्ञापन के बाद में आता है, म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये मार्केट रिस्क क्या है? तो म्यूचुअल फंड्स क्या है ना कि बोल सकते हैं शीशे की तरह साफ है। Okay. साफ का मतलब ये होता है ट्रांसपेरेंसी है पूरी। तो मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो भी पैसा लेता है वो पैसा दो तरीके से, तीन तरीके से, या तो वो इक्विटी में लगाएंगे या डेट में लगाएंगे या नॉर्मली कमोडिटीज में लगाते हैं, ऐसा करके होता है। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं, बट मोटा मोटा ऐसा होता है। तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा इन्वेस्टर से लिया गया है उस पैसे को अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट्स में लगाते हैं, शेयर्स मार्केट में लगाते हैं, तो उनके जो वैल्यूएशंस है वो कम और जो ज्यादा होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ओके। या किसी बॉन्ड्स में लगाते हैं तो बॉन्ड के उतार चढ़ाव पे वो डिपेंड करता है। इसलिए उसमें वो लाइन जो है वो सेबी की तरफ से है, मैंडेट है कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स में आपको ये लाइन मेंशन करना है और कोई भी एड जो होगा उसमें आपको मेंशन करना है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स का जो प्रोसेस है, सेबी जो उसको सेबी के अंडर में जो आता है, राइट, तो उसमें जो फंड हाउस है, फंड मैनेजर्स है और जो मैंडेट्स होते हैं कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, और उसको सभी फंड हाउस वो इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती है कि आपका एक रुपया भी नॉर्मली रिस्क में नहीं होता है। ओके। क्योंकि अगर इसको और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, कोई भी फंड हाउस का बिजनेस क्या है, वो उनको लोगों से पैसा लेना है, उस पैसे को मैनेज करना है और उसी से उस फंड हाउस का अर्निंग भी डिपेंड करता है। ओके। क्योंकि फंड हाउस को कमाई कहां से आने वाला है, वो तो उसी पैसे को मैनेज करके ही कमाई आने वाला है। तो कोई फंड हाउस कभी चाहेगा ही नहीं कि इन्वेस्टर्स का एक रुपया भी जाए, क्योंकि उससे इन्वेस्टर्स को लॉस तो होगा, उसके साथ साथ उनको खुद को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इसलिए कभी भी कोई भी फंड हाउस, चाहे वो कोई भी हो, कभी ये नहीं चाहेगा कि क्लाइंट्स का एक चवन्नी भी नुकसान हो। ओके। बट ड्यू टू सेबी मैंडेट वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। SIP ये एक नाम ऐसा है जो बहुत लोग अब समझने लग गए, फिर साथ में कई और भी हैं जैसे SWP है और बहुत भी होंगे। SIP को लेके अगर हम बात करें तो SIP जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो SIP के लिए क्या सजेशन है लोगों को जो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं? कैसा है वो इन्वेस्टमेंट? सही है? म्यूचुअल फंड्स सेबी और एमफी मिलके काफी समय से जो है म्यूचुअल फंड सही है और SIP सही है, ऐसा कैंपेन पूरे इंडिया में चल रहा है। इससे लोगों में काफी अवेयरनेस भी आया है, लोग पहले की तुलना में बहुत जागरूक हुए हैं। और अपने भारतवर्ष का जो SIP का बुक साइज है लगभग में 32,000 करोड़ का पहुंच गया है। तो ये SIP जो सही है ना वो एक्चुअल में सही है। ओके। हाँ, क्योंकि कोई भी जो सैलरीड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, मंथली इनकम है, मंथली इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए। और ये मंथली इन्वेस्टमेंट से ही आप एक बड़ा कॉर्पस जो है वो इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्रिएट तो ठीक है, एक आप कॉर्पस जमा कर पाते हैं। राइट। और सेकेंड, जहां तक बात करते हैं रिटर्न्स की, तो आप किसी भी SIP का रिटर्न्स उठा के देखेंगे तो वो हमेशा जो मतलब इन्फ्लेशन से वो हमेशा ज्यादा होता है। तो पैसा लगाते समय दो बातों का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो इन्फ्लेशन का, कि मान लीजिए अपने देश की महंगाई 6% की है और आप भी पैसा लगा रहे हैं 6% पे और उस पे फिर 30% के टैक्स ब्रैकेट में, तो फिर आप टैक्स भी दे रहे हैं, तो एक्चुअल में आपके हाथ में रिटर्न्स तो कुछ आ नहीं रहे। राइट। तो अगर इक्विटी फंड में आप SIP करते हैं और 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स के लिए, तो आप इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। और टैक्स के पॉइंट से भी देखा जाए तो सबसे कम टैक्स आप पे करते हैं। तो आप SIP करके एक तो अपने लाइफ का जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको आप पूरा कर लेते हैं।
सेकेंड क्या है कि रिटर्न्स जो है वो आप इन्फ्लेशन से ज्यादा बना लेते हैं, टैक्स लाइबिलिटी आपकी सबसे कम होती है। ओके, तो बेस्ट मतलब बोल सकते हैं इसको। ओके। आज जब हम YouTube पे देखते हैं और आए दिन इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं और कई तो ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड कोई नहीं जानता, मतलब उन्होंने क्या अपने लाइफ में अचीव किया, कितना इन्वेस्ट किया था, वो आके बता रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब ये अगर ऐसा बता रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा। उनके कहने पे आप इस कंपनी के इतने शेयर्स ले लो, ये इतने दिन के बाद ये हो जाएगा। बीच में बिटकॉइन आया, बिटकॉइन को लेके लोगों के दिमाग में एक अलग ही हवा क्रिएट हुआ, हालांकि रेट मतलब बहुत ही ज्यादा आगे चला गया। हम जब इस मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक तरफ वो इंसान होता है जो अपनी कमाई, जो बड़ी मेहनत से उसने कमाई है और वो जो पैसा लगा रहा होता है, खुद से वो अपने आप को ये समझता है कि हाँ अब मैं ज्ञानी हो गया। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने इस हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया है उसे कि उन्होंने अगर बता दिया कि XYZ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आने वाले 10 साल के बाद आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होगा, आप करोड़पति हो जाएंगे जी, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपकी सलाह उनके लिए क्या है? सबसे पहले तो क्या है कि लोग लालच में ज्यादा इन्वेस्ट जल्दी कमाना है ना। तो जो भी लोग, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी माध्यम हो, लेकिन क्या है कि आप इस स्टॉक्स में पैसा लगा दीजिए और ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन मान लीजिए मुझे अपना पैसा लगाना है तो सबसे पहले मेरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। राइट। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि वो कंपनी क्या है, क्यों है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। अगर आपको ये सब का अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आप केवल और केवल इन्फ्लुएंस की वजह से जाते हैं। वो है कि आप को लग रहा है कि यहाँ बहुत रिटर्न्स बनने वाला है, जैसे आपने कहा बिटकॉइन। राइट। मैं इतने समय से बेसिकली लोग बिटकॉइन बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी। एग्जैक्टली। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्रिप्टो को लेके, लेकिन ये जितने समय तक चला, इवन अभी भी है, मैंने किसी को ये नहीं देखा कि किसी ने कोई बिटकॉइन लिया होगा लोगों ने, लेकिन क्या है बिटकॉइन के नाम पे वो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी लोगों ने लिया। एग्जैक्टली, मतलब ये चीज मैंने भी देखी है, लोगों के दिमाग में एक हवा क्रिएट हो गया है कि आप बिटकॉइन, मतलब एक समय था जब बिटकॉइन की प्राइस इतनी थी, आज के डेट में 500 टाइम्स 600 टाइम्स हो गया है। मतलब जिसने उस समय में अगर 2-3 भी ले लिए तो आज के डेट में वो खरबपति है। तो ये जो मतलब मार्केट एकाएक उछाल पे आया, क्योंकि ये कहानी सुनी हुई है, मेरे ही पहचान का ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा जी, जी। कि जिसने बिटकॉइन ही लिया हो। वो क्रिप्टो करेंसी में कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आज भी अवेलेबल है। लोगों को जो खासकर मतलब जो एडवाइजर्स होते हैं, उनसे बिना सलाह लिए और केवल अपनी खुद की रिसर्च से या फिर समझबूझ के केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क कितना बड़ा है? देखिए, लोग जो अपने से जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मैं उनको, देखिए कोई भी गलत नहीं है, हर किसी का अपने पैसों के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और हर कोई चाहते हैं कि हम कम समय में ज्यादा रिटर्न्स बना ले, है ना। लेकिन जहां तक बात है रिस्क की, जो आपने पूछा, तो आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं है और बिना आइडिया के आप कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, केवल और केवल एक ही चीज देख करके कि यहाँ से ये रिटर्न्स बना है, या मेरे पहचान वाले ने रिटर्न्स बनाया है, या मेरे पड़ोसी ने रिटर्न्स बनाया है, और उसको देख करके आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो कि गलत है, बहुत रिस्की है। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जहाँ पे था कि मैंने कहा 5% का आपको ब्याज मिलेगा या समथिंग, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स पर डे इंडिया में होते हैं। राइट। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है उस लालच में पैसा लगाते हैं। तो हम इस टॉपिक पे जितना भी बात कर ले, निष्कर्ष एक ही है, वो है लालच। तो सबसे पहले लालच से अलग हटके आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए, और इसके लिए आपको किसी भी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर
को साथ लेना चाहिए जो कि इस फाइनेंशियल जर्नी में वो आपकी हेल्प करे। अदरवाइज आप होल लाइफ, मैंने लोगों को देखा है वो होल लाइफ कंफ्यूज रहते हैं, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, एंडिंग स्टेज में आ जाते हैं कि बैंक में इन्वेस्टमेंट्स, बैंक में एफडी करना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में करना चाहिए कि पीपीएफ में करना चाहिए, एलआईसी में करना चाहिए कि प्रॉपर्टी लेना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए, कंफ्यूजन्स। और इस वजह से मैक्सिमम लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है, कुछ पैसा बैंक में, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में, कुछ पैसा पीपीएफ में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ एलआईसी में, तो दिमाग में एक ही रहता है कि अच्छा म्यूचुअल फंड्स में ना ठीक है, कुछ पैसा है तो ठीक है, कुछ होगा भी तो मतलब ठीक है 5% 10% ही लॉस होगा, बट हमको अपना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट्स होता है लालच में और एक होता है वो डर में। तो वो डर के चलते क्या करते हैं, वो इस ढंग से अपना पोर्टफोलियो को अपने ढंग से डिजाइन करते हैं कि वो एक्चुअल में रिटर्न्स नहीं बना पाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइम, कि आपके पास टाइम कितना है। ये टाइम डिसाइड करता है कि आपको किस प्रोडक्ट में, किस एसेट्स क्लास में पैसा लगाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, और उसका रिटर्न भी क्या आएगा वो टाइम ही डिसाइड करेगा एक लंबे समय तक। देखिए रिटर्न्स अगर बोला जाए ना, रिटर्न्स डे वन पे डिसाइडेड होता है। ओके, आप अगर इसको देखेंगे पूरे वर्ल्ड का इक्विटी का एक सिंपल फार्मूला है कि आप वर्ल्ड का कोई भी कंट्री को उठा लीजिए, वहां का जो इक्विटी का रिटर्न्स होगा, उस कंट्री का जीडीपी प्लस उस कंट्री का जो इन्फ्लेशन होगा, वो दोनों को ऐड करेंगे तो उस कंट्री का इक्विटी का रिटर्न्स होगा। है बहुत सिंपल, लेकिन जो इक्विटी है ये बोल सकते हैं कि बैंक एफडी जैसा एकदम सीधा नहीं चलता है। यानी बैंक एफडी 6% है तो वो हर साल 6% ऐड होता जाएगा। तो इक्विटी में क्या होता है, वो अप्स एंड डाउन है ना, वो झिकझैक जैसा होता है, वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसा चलता है। तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है लोगों को कि नहीं ये मेरा पैसा तो कहीं मतलब डूब गया, कम हो गया। तो इस वजह से लोगों का वो कन्विक्शन बोल देंगे या वो ट्रस्ट बोल देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म में बिल्ड नहीं हो पाता है। तो इसको बिल्ड करने के लिए आपको टाइम देना होगा, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तीनों चीज तो कोई बात नहीं, भी फंडामेंटल स्टडी करना स्टार्ट कीजिए कि अपने इंडिया के अंदर में आने वाले टाइम में इक्विटी रिटर्न्स कैसे बहुत बनाने वाला है, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रोइंग कंट्री है। राइट, मतलब लालच में मत पड़िए, लालच में मत पड़िए, नहीं तो फिर आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है कि कोई रिटायर्ड पर्सन है या वो जॉब कर रहे हैं कहीं भी, इवन यूसीआईएल जैसे अपने पास में जमशेदपुर के पास में जैसे जादूगोड़ा बोल के एक जगह है जहाँ पे यूसीएल का माइंस है, वहां पे एक जैसे ऐसी मतलब फ्रॉड बोल सकते हैं या ऐसा एक स्कैम बड़ा हुआ था। कि rash.com नाम था कंपनी का। मैं मतलब पर्सनली उस कंपनी से मेरा कुछ नहीं, मैं जस्ट आपको है ना एक बताना चाह रहा हूँ। अब लोगों ने क्या किया, अपना मेहनत का कमाया हुआ सारा पैसा उसमें लगा दिया। लोग अपने पीएफ से और सब जगह से पैसा निकाल के लगा दिए। अब फाइनली क्या हुआ, वो पूरा का पूरा पैसा उनका डूब गया। तो दुख इस बात का होता है क्योंकि लाइफ में आप दोबारा उस चीज को तो पा नहीं सकते। बिल्कुल। और आप अपने लाइफ का कमाया हुआ इतना मेहनत का पैसा एक झटके में चला गया, क्यों गया? लालच में। तो लालच से तो मतलब दूर रहना ही चाहिए। राइट। आज की डेट में जो एक बड़ा वर्ग, हाँ जी, जो मतलब फेस कर रहा है वो है, खासकर यंगस्टर्स की बात करें अगर हम, या फिर कई जो बुजुर्गों को हम देखते हैं, एज हो गई, बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं या फिर वो बाहर जॉब कर रहे हैं, बट मेडिकल की जब बात हम करते हैं, जिस वक्त में उनको एक्चुअल मेडिकल की ज़रूरत है, लेकिन अगर उन्होंने पहले से उसके लिए तैयारी नहीं की थी तो उनको मतलब मैंने तो यहाँ तक देखा है अपने पहचान के लोगों में भी कि घर बिक गया, ज़मीन बिक गई, इलाज हो रहा है, कोई ऐसी डिजीज हो गई है जिसका इलाज बहुत महंगा है और पूरे के पूरे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत। लेकिन जब
स्टार्टिंग की हम बात करें तो मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो लेते वक्त दिमाग में बस एक ही चीज आती है, और वो ये आता है कि भाई पूरे साल का एक पैसा देना भी है, लेकिन वो कभी रिटर्न मिलेगा नहीं, और अभी तो मैं यंग हूं तो अभी क्या होने जाने का है। हालांकि ये चीज कोरोना के बाद में लोगों पे बहुत गहरा असर पड़ा इसका, लोग जागरूक भी हुए और मेडिकल इंश्योरेंस लेना शुरू किए। इस पे आपको क्या कहना है? मुझे इस पे ना एक बात ये कहना है कि इंश्योरेंस के साथ में ना एक मतलब कहावत बोल देंगे या एक लाइन जो है वो इस पे लागू होती है। जब इंश्योरेंस मिलता है तो लोग लेना नहीं चाहते हैं, राइट, और जब लेना चाहते हैं तो वो मिलता नहीं है ना। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं या लाइफ इंश्योरेंस की भी, अब हेल्थ इंश्योरेंस है, मान लीजिए कोई 25 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं, 22 साल के हैं, जो भी है, तो उस समय उनको नॉर्मली उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उनको हर एक कंपनी इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली तैयार है। तो उस समय उनको लगता है कि अभी से हम इंश्योरेंस क्यों ले। इवन फैमिली मेंबर्स को भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि अभी क्या जरूरत है। अभी तो फिर भी लोग पहले की तुलना में बहुत जागरूक हुए हैं, बट अभी भी इसका परसेंटेज देखा जाए तो अभी भी बहुत कम है, बहुत कम। तो उस समय लोगों को लगता है कि अभी तो हम स्वस्थ हैं, हम क्यों ले। बट जब वो 40 प्लस या 50 प्लस 60 प्लस उस समय जब कुछ मेजर हेल्थ इशू आता है, तो उस समय उनको लगता है कि नहीं, मेरे को इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो उस समय क्या है कि या तो उनको मिलता नहीं है ना। तो निष्कर्ष पे अगर अपने बात करें तो एक लाइन में कि हेल्थ इंश्योरेंस एकदम लेना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस लेके आप अपना फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस ले रहे हैं बेसिकली, राइट। और आप अपने फैमिली को ना फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा। जैसा आपने बताया, लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि उनके पास जो भी सेविंग्स है सब उसको यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, अपने बैंक में कोई एफडी है उसको तोड़ देंगे, प्रॉपर्टी सेल करेंगे या आपके कोई इन्वेस्टमेंट से वहां से निकालेंगे। फिर फाइनली क्या करेंगे कि अपने जहां से भी उनको लोन्स मिल सकता है, अपने पहचान वालों से या जहां से भी, फिर उस लोन्स को लेते हैं। फिर लास्ट में वो प्रॉपर्टी सेल वगैरह वो सब भी सब है ना। तो मैंने भी क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि ड्यू टू हेल्थ इंश्योरेंस वो रोड पे आ गए। बिल्कुल, एक समय में उनका सब कुछ बहुत अच्छा था, बंदा सेंस फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था, बट ड्यू टू हेल्थ इशू वो रोड पे आ गए। तो इसमें आपके माध्यम से एक ये बात बोलना चाहेंगे कि हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और खासकर अगर आप खुद कमाई करने वाले घर के इकलौते इंसान हैं, और अगर आपके साथ कोई हेल्थ इशू हुआ और आपने अगर वो इंश्योरेंस नहीं रखा हुआ है, तो आपके साथ और आपके फैमिली के साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। फ्यूचर आपकी ये है कि अब आप काम भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप हेल्दी हैं तब तक आपको काम देने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती। लेकिन जहां वो हेल्थ एक बार खराब हुआ तो ना तो नौकरी बची, ना पैसा बचा, इलाज में सारी चीजें खत्म हो गई, तो बच्चों का फ्यूचर, आपके फैमिली का फ्यूचर और खुद का फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाता है। सवाल इससे जुड़ा हुआ है, और वो सवाल एक बहुत सीधा साधा सा है। जो लोग कभी जॉब कर रहा होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं भी, तो एक चीज की श्योरिटी होती है जो उसको समझ में आता है कि इंश्योरेंस तो है मेरा, जो कंपनी ने मुझे दे रखा है। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है ना कि आप यही नहीं समझ पाते कि वो आपको सिर्फ तब तक के लिए दी गई है जब तक आपकी नौकरी वहां पे है। प्लस उस इंश्योरेंस में एक्चुअल्स क्या है ये आप कभी डिसाइड नहीं करते, तो आपको पता भी नहीं होता। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज नहीं कर पाते, कितने का इंश्योरेंस है और क्या है नहीं है। और लोग इस वजह से अलग से अपना खुद का और फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते ही नहीं। ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, आपने कई बार फील किया होगा। ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो भी लोग जिनको भी कहीं जॉब में हैं और उनको कंपनी की तरफ से एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, तो फिर वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं अलग से। जबकि मेरे हिसाब से
आपको वो उसका सम एश्योर्ड चेक करना चाहिए कि आपका वो जो कंपनी आपको पॉलिसी दी उसका सम एश्योर्ड कितना है। कि मान लीजिए सम एश्योर्ड आपका 5 लाख का है और आज के टाइम का जो मेडिकल कॉस्ट है और मेडिकल इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से वो 5 लाख में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, या खासकर बड़े सिटीज के बड़े हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहां पे मेडिकल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और मेडिकल इन्फ्लेशन भी एक्चुअल में ज्यादा है। तो आपको आज के टाइम के हिसाब से अपना एक अलग से पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसी तो तब तक ही काम करेगा जब तक आप जॉब में हैं। सेकेंड, आफ्टर रिटायरमेंट आप फिर से पॉलिसी लेंगे तो वो पॉलिसी आपका फर्स्ट डे से वो काउंट होगा। राइट। जबकि आज अगर आप एक अच्छे अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपने फैमिली का लेते हैं तो वो क्या आपका लाइफ टाइम वो पॉलिसी चलेगा। और किसी भी टाइम पे कोई भी अगर हेल्थ इशू आता है जहाँ पे क्लेम करना होगा तो वहां पे फिर ये कैलकुलेशंस चेक करने का मतलब जरूरत नहीं होगा कि मेरा 5 लाख का था। तो यहाँ पे आप अच्छे एक अमाउंट का पॉलिसी लीजिए ना, अगर आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप जॉब में हैं, आप जॉब में नहीं है, सबसे पहले मान लीजिए कि आज अगर जिनका जो लाइफ स्टाइल है, जिनका जो इनकम लेवल है, उस इनकम लेवल के हिसाब से आज अगर आपको अपने पैसे से ही इलाज करवाना है तो आप जैसा इलाज करवाएंगे ना तो आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। राइट। बहुत बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि ये इतना पैसा हम क्यों देंगे। अरे भाई, आपका लाइफ स्टाइल वैसा है। आपके घर पे शादी होगा तो वो 1 करोड़ खर्च करने वाले हैं, आप 2 करोड़ खर्च करने वाले हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं 5 लाख का ले लेंगे तो बहुत है। कैसे बहुत? क्योंकि आज आप ट्रीटमेंट कहाँ करवाएंगे? आप ट्रीटमेंट वहां करवाएंगे जहाँ इंडिया का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। उन लोगों के छोटे हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, आप जाएंगे नहीं ना, क्योंकि आपका इनकम लेवल वैसा है। राइट। तो आप कहाँ जाएंगे? आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, बड़ा खर्च होगा। हॉस्पिटल्स में जाएंगे, बड़ा खर्च होगा। तो वहाँ 5 लाख में क्या होगा? राइट। हाँ, अब ये हो सकता है कि मेरा इनकम लेवल वैसा नहीं है और मेरे को ऐसा हॉस्पिटल्स में भी नहीं जाना है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस आपका अलग हो सकता है। बट इंश्योरेंस का जब बात आता है तो मैक्सिमम टाइम यही आता है, इतना पैसा, इतना बड़ा सम एश्योर्ड, ये मेरे काम का नहीं है। वो काम का तब तक नहीं है जब तक आपको काम में नहीं वो लगा। और हम तो चाहेंगे लगे भी नहीं किसी को भी, बट जब लगता है ना, जब वैसा किसी का हेल्थ इशू आता है तब पता चलता है वो सम एश्योर्ड कम पड़ जाता है। एग्जैक्टली। और ऐसा हमारे पास में बहुत सारे क्लेम्स आए, पता चल रहा है कि अब सम एश्योर्ड ही कम का था और उनका इलाज का खर्च ज्यादा का था। तो जितना का सम एश्योर्ड है उतना पैसा तो कंपनी देगी, बाकी पैसा तो आपको पॉकेट से ही देना होगा। क्योंकि आए दिन मतलब कई बार मैंने ये भी देखा है कि जिसने इंश्योरेंस करवाया उसने सिर्फ सिग्नेचर किया, और कई ऐसे एडवाइजर्स हैं जिनको बहुत नॉलेज नहीं है, उन्होंने बस केवल उससे सिग्नेचर ही लिया है और जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम है, आपका रहन सहन क्या है, अगर आप नशा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप वो प्रॉपर कहीं कुछ मेंशन नहीं करते। अब थोड़े टाइम के बाद में आपको कुछ हुआ, मेडिकल इमरजेंसी आई, आप जब गए तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये क्लेम जो है वो नहीं सेटल हो सकता और ये कंपनी जो है वो नहीं पैसे देने वाली, क्योंकि आपने वो चीज क्लियर नहीं की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए उसको एडवाइजर से जरूर मिलना चाहिए, उनके बताए हुए जो पॉलिसीज हैं उस पे ही जाना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर्ली फिल भी करने चाहिए। राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कहीं से भी पॉलिसी लीजिए, किसी भी कंपनी से लीजिए, किसी भी एडवाइजर से लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म से लीजिए, एक सिंपल चीज कि उसमें जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है वो सारे दीजिए, वो सारा इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए। राइट। आपको पॉलिसी मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। अगर कंपनी को उस कंडीशंस पे पॉलिसी, मान लीजिए एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे डायबिटीज है और मुझे हेल्थ पॉलिसी लेनी है, राइट। तो उसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आपको कब से डायबिटीज है, आप कौन सा मेडिसिन लेते हैं, या मान लीजिए मेरा कभी पास्ट में कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसमें पूछा जा रहा है कि आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कोई सर्जरी हुई है। तो ऐसे जितने भी, या मान लीजिए अगर उसमें क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं
या टोबैको यूज करते हैं, तो जो भी है आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें दे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करे, नहीं करना है ना करे। ना करे। बिल्कुल। लेकिन पॉलिसी ले ले और प्रीमियम भी दे दिए, और क्लेम्स का जब टाइम आया और उस समय इंश्योरेंस कंपनी जब बोलती है कि आपने तो ये डिस्क्लोज नहीं किया था और इसी वजह से आपको ये डिजीज हुई है, इसी वजह से ये डिजीज हुई है, कवरेज नहीं है, तो फिर उस समय क्या होता है ना कि मतलब उनके जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो ठीक है मैनेज कर लेंगे, बट जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो उनके ऊपर तो मान लीजिए दुख का पहाड़ ऐसे ही टूटा हुआ था। राइट। और एक ये पता चल रहा है कि यहाँ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। और अक्सर ऐसे में देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं ये कंपनी ही खराब है, कंपनी खराब है। बिल्कुल, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन तो देना होगा। राइट। उसको छुपा के कोई फायदा है ही नहीं, वो आपके लिए नुकसान है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो ये आता है कि हम मामूली क्या सुनते हैं, मार्केट गिर गया, मार्केट बहुत उछाल पे है। जो एक इन्वेस्टर होता है, जो समझदार है, मार्केट जब गिरता है वो क्या करता है, एक सही इन्वेस्टर? देखिए, मार्केट्स जब गिरता है तो सबसे पहले उसके कोई कारण होंगे जिस वजह से वो मार्केट्स जब भी गिरता है, तो सबसे पहले तो उसको मतलब समझना चाहिए। ठीक है। अब ये मेरे लिए बोलना आसान है क्योंकि हम तो इसी प्रोफेशन में, तो हम लोगों को तो समझना ही होगा, है ना। बट मान लीजिए आप उस प्रोफेशन में नहीं है, राइट, ठीक है ना, तो आप क्या देखते हैं, मार्केट गिर गया, मेरा पैसा पहले से आप लगाया, मेरा पैसा डाउन हो गया, और कहीं डाउन ना हो जाए निकाल लो कहीं बिल्कुल। और ये मतलब नॉर्मली लोगों के दिमाग में यही रहता है, यही होता और ये गलती कर बैठते हैं। जैसे अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी ऊपर चला गया है ना तो ये बस ऐसा ही रहने वाला, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है कि लोग वही करते हैं कि नहीं मेरे को अभी SIP बंद कर देना है, मेरे को विड्रॉ कर लेना है, वो पैनिक मतलब हो जाते हैं। या तो उनके अंदर लालच होता है कि नहीं मार्केट बहुत अच्छा, हमको पैसा डालना चाहिए, या मार्केट जब डाउन होता है तो वो पैनिक हो जाते हैं। इसमें बेस्ट एक ही तरीका है, वो ये कि सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि जो भी पैसा वो लगाए हैं उसके पीछे उनका गोल क्या है, वो किस लिए पैसा लगाए हैं और उनके पास टाइम कितना है। तब पता चल रहा है कि उस टाइम है 10 साल का, आपको भी मालूम है कि आपको पैसा चाहिए नहीं अभी बच्चे का पढ़ाई चालू होगा 10 साल के बाद, शादी होगा 15 साल के बाद, लेकिन आप क्या अभी पैनिक कर रहे हैं, और पैनिक करके क्या और कर रहे हैं, आप पैसे निकाल रहे हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स क्या करता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एक्चुअल में उस समय पैसा डालता है। ऐसा बोला जाता है कि जब सभी लोग पैसा निकाल रहे होते हो ना, उस समय पैसा डालना चाहिए, ये ऐसा थंब रूल है। मैं मतलब इसमें इंटेलिजेंसी की बात करूंगा, क्योंकि क्या है कि वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है कि नहीं ऐसा है वैसा है, ये ऐसा नहीं। मैं एकदम सिंपल वे कि मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है, और प्रॉब्लम्स जो होती है वो हमेशा टेम्परेरी होती है, और ग्रोथ जो होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। राइट। आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स को अगर हम ऐसे ही समझे मोटा मोटा, तो यहाँ का जो GDP का साइज है वो $4.3 ट्रिलियन का है अप्रोक्सीमेट, है ना, ये भी कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा। अभी का यहाँ सिर्फ जो है 2030 का ऐसा प्रोजेक्शन है कि $10 ट्रिलियन का जो GDP का साइज होगा वो $10 ट्रिलियन का होगा, उससे कम का होगा, मुझे नहीं मालूम, ऐसा प्रोजेक्शंस है। तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर में पोटेंशियल क्या है। तो अब आप उसको 1 महीना से और 6 महीना का जो मतलब कैलकुलेशंस है ना, उस बेसिस पे मार्केट एक्चुअल में चलता नहीं है। कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है मार्केट से, या तो हम विड्रॉ कर जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, या उससे हम थोड़ा टाइम के लिए दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब मार्केट जब चलना चालू होता है ना, तो फिर क्या हम उसको पकड़ नहीं पाते, तो सिवाय अफसोस के कुछ बचता नहीं है कि उस समय पैसा लगा दिए होते। तो जो आपका क्वेश्चन था कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनने के लिए पेशेंसली बने रहिए, जो पैसा आपने लगाया है पहले से, और आपके पास में पैसा है तो पैसा डालिए, सब रखिए, घबराइए मत। और जो अगर मार्केट डाउन है तो उस मार्केट डाउन के वक्त पे पैसा निकालना नहीं है। अगर आप स्मार्टली कोशिश करें, एडवाइस लें एक अच्छे एडवाइजर से, और पैसा उसमें लगाएं।
ताकि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। मैंने कि टाइम आपके पास में कितना है ना। अब मान लीजिए सपोज कीजिए किन्हीं के लिए 6 महीने का किन्हीं के पास टाइम, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 6 महीने के लिए आप इक्विटी मार्केट में पैसा डाल दीजिए, 1 साल का टाइम है तो पैसा डाल दीजिए, मत डालिए। और आपके पास 6 महीने का टाइम है और आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वहां पे आपको कॉल लेना है। बट आपके पास समय है तो फिर क्यों घबराना। और एक चीज है, सही टाइम पे पैसा डाल के पछताना चाहिए, है ना। पैसा रख के पछताने से मतलब बहुत दुख होता है बाद में। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो खासकर मतलब ये यंगस्टर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, हालांकि एक एज ग्रुप है जो ये मानता है कि भाई पुलिस से बचना है तो गाड़ियों का इंश्योरेंस करवा के रखो। क्या वैल्यू मिल रही है, क्या क्लेम सेटल होगा नहीं होगा, उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे थर्ड पार्टी कराना है क्योंकि मुझे एक कम पैसे में इंश्योरेंस हो जा रहा है, पुलिस वाले तो नहीं पकड़ेंगे। इसको लेके आप क्या कहेंगे? सबसे पहला तो ये है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेके, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये बोलता है कि आपको कम से कम अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना होगा। कम से कम अगर आप नहीं करवाते हैं, वो जो पुलिस फाइन करती है ना, तो वो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो आपसे पेनल्टी लेगी। इसके पीछे की वजह एक है कि अगर उस गाड़ी से किसी भी थर्ड पर्सन की डेथ हो जाए, थर्ड पर्सन इंजोर्ड हो जाए, थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो उस केस में थर्ड पार्टी डेथ, थर्ड पार्टी इंजरी में कोर्ट का जो अवार्ड आएगा, क्योंकि वो सामने वाले के इनकम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल लायबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड होता है। मतलब उस इंसान के लाइफस्टाइल को लेके, एज, इनकम। अभी मान लीजिए कि किन्हीं की उसमें कंपनसेशन 10 लाख का भी हो सकता है और 100 करोड़ का भी कंपनसेशन हो सकता है। कोई लिमिटेशंस नहीं है उसका। तो सबसे पहला तो हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो एकदम लेना चाहिए, है ना। और सेकेंड है, उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में गाड़ी जिनके नाम पे है उनकी एक एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है 15 लाख की, उसका भी कवरेज उसमें उनको लेना चाहिए कि गाड़ी चलाते समय अगर डेथ होती है और उनके 2 अंग से वो जीवन भर के लिए अपाहिज होते हैं या 1 अंग से होते हैं, तो उस स्थिति में उनको भी कंपनसेशन मिलता है। अच्छा, ये वो चाहे तो ऐड ऑन करा सकते हैं, वो ले सकते हैं उसमें। बट क्या होता है कि कॉमन प्रैक्टिस क्या होता है, कम से कम कितने में हो जाएगा, कम से कम तो इतने में हो जाएगा। बट वो पता चलता है आप 200-300 रुपए के लिए अपना 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो नहीं करते हैं। तो आपका इनकम बहुत अच्छा है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, 15 लाख से फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि मान लीजिए फैमिली में जो अर्निंग मेंबर्स है उनकी डेथ हो गई, राइट, और उनकी गाड़ी में क्या है कि वो पीए का कवरेज नहीं, यानी जो 15 लाख उनके फैमिली को मिल सकता था। अब पता चल रहा है तो उनका फैमिली का अर्निंग मेंबर चले गया, वो ऐसे ही मतलब एक तरीके से वो रोड पे आ गए, मतलब फाइनेंस से। और दूसरा रहा साहब उनका 15 लाख का इंश्योरेंस भी नहीं। अगर उनका वो 15 लाख का इंश्योरेंस कुछ तो सपोर्ट हो जाता, और उस पैसे को वो बैंक, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी, म्यूचुअल फंड्स में कहीं भी जमा करके मंथली इनकम तो ले सकते थे। और 15 लाख का अगर वो बैंक में भी कर देंगे तो 6% के हिसाब से भी उनको 90,000 साल का नहीं 7,500 रुपए महीना मिले। पूछने से तो कुछ सही, राइट। तो वो आप 300 तो बचा लिए, है ना। या लैक ऑफ नॉलेज, या आपको पैसा बचाना, बट आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बिल्कुल। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए, और खाली थर्ड पार्टी नहीं लेना चाहिए, जब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको उस गाड़ी का फर्स्ट पार्टी देने के लिए एग्री है तो फर्स्ट तो लेनी ही चाहिए ना, राइट। आप 200-400 या जो भी होगा 1000, 2000, 5000 बचा के क्या कीजिएगा। बिल्कुल। और एक चीज कि मान लीजिए कि एग्जांपल की नहीं, 2 व्हीलर है, आप अगर फर्स्ट पार्टी लेंगे तो आपका 500 या 1000 ज्यादा लगेगा, मान लीजिए। नहीं लेंगे तो आपका वो 500 का 1000 कम लगेगा, या 1500 कम लगेगा, 2000 कम लगेगा, जो भी। आज आपके पास में उतने पैसे देने के लिए नहीं है, कल वो गाड़ी चोरी हो जाती है, और वो गाड़ी की कीमत मान लीजिए 1 लाख है, 80,000 है, 50,000, तो लाख से नीचे की गाड़ी मतलब सोचना भी पुरानी गाड़ी है, मान लीजिए उसकी वैल्यू कम है। आज आपके पास में 1,500 रुपए के लिए आप सोच रहे हैं
कल आपके पास में 50,000 1 लाख या उससे ज्यादा का कहाँ से लेके आएंगे, वो 2 ईयर के केसेस में, राइट। है ना। तो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास आज तो 500 नहीं है, तो भाई आज 500 नहीं है तो कल 50,000 और 1 लाख का आप पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। राइट। लोग ध्यान नहीं देते बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, मतलब कहते हैं नजरअंदाज करते हैं। हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के डेट में किसी के घर में 1,00,000-2,00,000 की बाइक ना हो या स्कूटर ना हो, और ना ही 5-7 लाख या 8-10 लाख से कम की गाड़ी हो, लेकिन उसमें लाखों लगा सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की लाइफ, गाड़ी की सेफ्टी, इसको लेके हजारों रुपए में उनके मतलब होश उड़ जाता, नहीं इतना नहीं, और थोड़ा कम चाहिए। जैसे इंडिया में है कि वो थर्ड पार्टी लेना मैंडेटरी है, ऐसे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा, मैंडेटरी है। आप उसके बिना गाड़ी रख ही नहीं सकते। ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है कि पुलिस गाड़ी पकड़ ली और पुलिस के पास में एक बड़ा सा कैंपस है, पुलिस उसको गाड़ी लगा दी, वहां पे वो नहीं है कि पुलिस के पास में एक स्पेयर जगह है जहाँ पे डंप करते जाइए। हाँ जी, डंप करते जाइए। बिल्कुल नहीं, तो इसलिए पुलिस से बचने के लिए नहीं, हाँ, खुद को बचाने, फैमिली को बचाने और सेफ रहने के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और वो लेना ही चाहिए। जब तक फर्स्ट पार्टी का ऑप्शन है, हाँ, मिल रहा है, प्लीज लें, ना हो तो थर्ड पार्टी तो लेना ही लेना होगा। अच्छा, आज की डेट में सावा फाइनेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मोटिव क्या है आने वाले टाइम में, अगर मैं पूछूं, बिकॉज 24-25 साल का एक सफर रहा आपका, अभी बिजनेस पूरा आप अकेले चला रहे हैं या फिर और भी कोई हैं जो साथ में इन्वॉल्व है? तो पहला आपका क्वेश्चन कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव, तो हमारा एक ही है कि हर घर सही इंश्योरेंस और सही इन्वेस्टमेंट पहुंचाना, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही एडवाइस पहुंचाना। एग्जैक्टली, है ना, कि ये नहीं कि वो हमसे लेंगे तब हम उनको सही एडवाइस करें। हमारा ये है कि भाई आपको नहीं करना, कहीं से भी कीजिए, एडवाइस सही लेके जाइए, सही एडवाइस लीजिए। आपको कोई प्लेटफॉर्म से अच्छा लग रहा है, आप प्लेटफॉर्म से कर लीजिए, है ना, कोई इशू नहीं है। और जहां तक बात है आपका दूसरा सवाल, तो उसमें क्या है कि मैं एक्चुअली पूरा का पूरा क्रेडिट अपने टीम को देता हूँ बेसिकली, कि वो जो भी करते हैं वो वही करते हैं, है ना। तो उनके वजह से ही बोल सकते हैं कि जो भी बिजनेस हो रहा है ना, और वो जितने भी क्लाइंट्स मान लीजिए हैं, और उनको हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छी सर्विस देने की, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि एक तो हुआ है कि हमारा है कि अब हमको रेवेन्यू कमाना है, खाली पैसा कमाना है, हमको खाली पैसा कमाना है, हमको खाली अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, और क्लाइंट से हमें कोई वो नहीं है कि आज ठीक है आपको जाना है तो आप चले जाइए, फिर से हम नए ले आएंगे। तो हम उस फिलॉसफी पे नहीं चलते हैं, हम और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और शायद ये रीजन है कि आप इस मार्केट में 24-25 सालों से काम भी कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके साथ तब भी जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हैं, उनके बाद की जनरेशन भी आपके साथ जुड़ी हुई है, और ये लंबा सफर चल रहा है। बिजनेस में साथ में कौन है? बिजनेस में मेरे साथ में मेरे छोटे भाई है। ओके। हाँ, वो 2017 जनवरी को वो ज्वाइन किए थे। ओके। और तब से वो जो है वो साथ में है, वो बहुत अच्छे से वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। वो एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है ना, कहते हैं ना कि जब अचीवमेंट की बात होती है तो वो क्रेडिट अपनी पूरी टीम को दे देता है। हाँ जी, हाँ। और जब कुछ लगता है कि हाँ थोड़ी कमी रहेगी तो उसका पूरा पूरा दारोमदार वो खुद पे ले लेते हैं। जी 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 जी। आपकी टीम में अभी फिलहाल कितने लोग हैं? हमारी टीम में लगभग में 50 लोग हैं अभी। ओके। हाँ जी। और उसमें मतलब अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल के रेशियो की, वो तो अगर मेल और फीमेल के रेशियो की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे 70% जो है वो फीमेल है, ओके, और 30% जो है वो मेल है। कोई खास वजह? आप अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करें तो बिजनेस तो अपनी जगह पे है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। राइट। तो बेसिकली वो होगा कैसे, जब आप उनको जगह देंगे, है ना, जब आप उनको मौका देंगे। तो और इसके साथ साथ हमारे जो मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि आज अगर भगवान ने मुझे कुछ भी काबिल बनाया तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी उन सभी लोगों को जगह दूं, मौका दूं,
प्लेटफॉर्म्स दो कि वो भी आगे बढ़े, वो भी अपने फैमिली के लिए मतलब एक मिसाल बने, और वो भी अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट्स दे। और आज के डेट में इंडिया के अंदर में क्या, पूरे वर्ल्ड में और खासकर इंडिया में जो विमेन्स है ना, तो वो बहुत अच्छा कर रही है। राइट। हाँ जी। आज की डेट में ऑनलाइन और एप्स, इसके थ्रू बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लोग डाउनलोड करते हैं ऐप या फिर ऑनलाइन जाते हैं और अपने हिसाब से वहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कितना रिस्की है? देखिए, रिस्क बोल करके तो खैर एक सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि उस ऐप के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या और जो हमारे पास आया है, जो डेटा जो थोड़ा बहुत जो है ना, तो वो क्या होता है, उस ऐप पे कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला है आज के टाइम पे, ये देख करके लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। राइट। तो और उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये पता चल गया तो उनको पूरा फाइनेंस समझ में आ गया, है ना, जबकि ये है मतलब एकदम गलत। बिल्कुल। क्योंकि आज कोई फंड अगर सबसे अच्छा रिटर्न्स दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड अगले 20 साल तक बहुत अच्छा फंड देगा, सबसे अच्छा रिटर्न्स देगा। राइट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एग्जांपल, कोई देख रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा रिटर्न्स देगा, और स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स देगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो उनको नहीं मालूम है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप और भी मल्टी कैप, या मालूम भी दोनों चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज का डेट में एआई का जमाना है, अभी ये बोलना तो शायद मेरा ही सबसे बड़ा बेवकूफी होगा कि उनको नहीं मालूम है। मालूम सबको सब कुछ है, और नहीं भी मालूम है तो 1 मिनट के अंदर में सब कुछ पता भी कर सकते हैं। राइट। और सबसे अच्छा क्या है कि उनको जितने तरीके से समझना है, एआई उनको समझाने के लिए बैठा हुआ भी है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करते समय उनको सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ओके। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि उनको पैसा क्यों लगाना है, उनकी लाइफ की क्या गोल है, उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए है या बच्चों की शादी के लिए है, या घर खरीदना है, रिटायरमेंट है, कोई गाड़ी लेनी है, या और भी कहीं विदेश घूमने जाना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने, अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग उनको कौन किस कैटेगरी के फंड्स में जाना चाहिए और कितने समय के लिए उनको सोचना चाहिए, तब वो सही निर्णय होगा। नहीं ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ, 1 साल के बाद वो फंड या मार्केट डिक्लाइन किया, फंड रिटर्न्स नहीं बनाया, वो क्या किए, फिर से उसको चेंज कर दिए। राइट। तो इस समय ऐसा देखेंगे ना, तो इसलिए इक्विटी में बोला जाता है जो डेटा है वो 1.25 साल का है। अच्छा। कि वो 1.25 साल में पैसा निकल जाता है। ओके। वजह क्या है, आप ऐप के थ्रू या ऑनलाइन वो कर रहे हैं, जबकि उनको सबसे पहले किसी एडवाइजर्स को साथ लेना चाहिए जो उस मतलब फंड का प्रेजेंट ही नहीं, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर और ये प्रेजेंट तीनों को एनालाइज करता है। उसके बाद फिर वो मतलब सजेस्ट करता है कि क्या सही होगा आपके लिए। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि जो ऐप के थ्रू फंड लेंगे, मान लीजिए सेम फंड हम भी आपको बोले 1 मिनट के लिए, रिटर्न्स वो जो देगा हम भी आपको बोलेंगे रिटर्न्स वही आने वाला है। लेकिन होता क्या है, जब आप खुद से फंड ले लिए 2 साल 3 साल या जो भी 1 साल या उससे ज्यादा समय, जब रिटर्न्स नहीं बनता है तो आप पैसा क्यों लगाए थे, रिटर्न्स देख के पैसा लगाए थे, आप और कुछ भी नहीं देखे। नॉर्मली ऐसा ही होता है। बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे, आप असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे जब वो रिटर्न्स नहीं देता है। तो आपको लगता है नहीं, या तो मेरा डिसीजंस गलत है, या तुमको फंड को चेंज कर देना चाहिए। तो क्या होता है, या तो हमको म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाना चाहिए या इक्विटी से बाहर निकल जाना चाहिए। वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए पहला तो नहीं है, सेकेंड है कि ये उनके गोल से लिंक है। अभी वो गोल आया, गोल का टाइम नहीं आया है। तो इसका एक लाइन का ये आंसर
कि आपको कहीं भी घूमने जाना है ना और आपको किसी चीज को देख के समझना है ना, तब गाइड को लीजिए। Exactly. जैसा लोग लेते हैं, है ना। बिल्कुल। तो आप पुरी में कोणार्क मंदिर जाएंगे और ऐसा करके आपको देखेंगे, शायद आपको कुछ समझ में ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा। वही जब आप गाइड को लेते हैं तो गाइड हर एक चीज की जगह डिटेल्स में हो बताता जाता है, तो आपका दिमाग समझ पाता है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, तो आपको मजा आता है, बिल्कुल, है ना। और नहीं तो क्या होता है, लोग ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स किए, आपके साथ में कोई गाइड नहीं है जो आपका हाथ पकड़ा हुआ है, जो बोला हम है ना, जो सही सलाह दे सके, जो सही सलाह दे राइट, और आपको के गोल तक पहुंचाए कि हम हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मार्केट डाउन है, आप पैनिक मत होइए, है ना। फंड परफॉर्म नहीं किया, आप पैनिक आपको नहीं होना है, क्योंकि जो जिस प्रोफेशन में 24/7 यानी उनका वही प्रोफेशन है, एग्जाम्पल कि हम उसी प्रोफेशन में हैं, आपको इन्वेस्टमेंट्स करते हुए 2-3 साल हुआ और आप 2-3 साल में घबराने लग गए, मान लीजिए इंडिविजुअल आप किए, बट मेरे को इस प्रोफेशन मतलब इन्वेस्टमेंट्स जर्नी में 19 साल हो गए और इंश्योरेंस जर्नी में 24-25 साल हो गए, तो हमको मालूम है कि 2-3 साल से जजमेंट होने वाला संभव नहीं है, संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐप के साथ में एक तो लालच होता है, आपके गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, आपके पास में कोई गाइड नहीं होता है, तो आगे चल के मुंह की खानी ही खानी है, खानी ही खानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है, ये होता है। फिर आपको लगता है कि नहीं ये इक्विटी से निकल के बैंक में चले जाते हैं। मैं किसी को बैंक गलत और ये इक्विटी ऐसा कुछ नहीं है, मेन क्या है कि आपका फाइनेंशियल गोल है क्या, और आप उस और आपका जो इनकम है उस इनकम में से जो पैसे बचा सकते हैं उससे आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपके ऑप्शंस क्या है। अगर आप मिडिल क्लास की बात करें, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो अपर मिडिल क्लास की बात करें, तो आपके ऑप्शंस क्या, आपके चॉइस नहीं है। आप चाह करके भी आप अगर सपोज कीजिए कि बैंक पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना फाइनेंशियल गोल फुलफिल कर ही नहीं सकते, राइट। जैसे एक मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ आज के डेट में है और मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरा सोच है कि भाई ठीक है, बच्चा का पढ़ाई इंडिया में ही करवाना है और उसका आज के डेट का कॉस्ट मान लीजिए 50 लाख आता है या 1 करोड़ भी आता है। मेरा बच्चा अभी 1 साल का है ना, 18 साल के बाद में वो 1 करोड़ का कॉस्ट मान लीजिए 5 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, मेरे पास कितना है, 100 करोड़ है और मैं बैंक में एफडी कर दिया, मुझे भी फर्क नहीं पड़ना क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ है। वो 100 करोड़ के 18 साल के बाद में एफडी के हिसाब से भी उसका वैल्यूएशन ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपना गोल क्लियर है। अब मान लीजिए कि आपके महीने की इनकम सपोज कीजिए 50,000 है और आपके भी गोल्स है कि आपको भी अपने बच्ची को हायर एजुकेशन देना है, उनकी शादी करनी है, आपको अपना रिटायरमेंट चाहिए, आपको इन फ्यूचर अपना एक घर भी चाहिए, ठीक है, आपकी भी इनकम बढ़ेगी, राइट। आप बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्लान जिसको एंडोमेंट प्लान बोलते हैं उस माध्यम से तो अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते आप, संभव ही नहीं। अब एक चॉइस नहीं है, जो प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता है, आपके पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं आपको एक ही लाइन में बोलूंगा, या तो जिनके पास में सफिशिएंट पैसा है, कुछ भी कर सकता है वो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ने वाला, और जिनके पास लिमिटेड पैसा है ना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। वो जो एक लाइन यहाँ पे होता है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, आप रिस्क नहीं लेकर ही रिस्क ले रहे है ना, बिल्कुल। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो उससे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, यानी ये बात रिस्क की नहीं है, ये बात है कि आपको सही एसेट्स क्लास का चुनाव करना, समझ की जरूरत है, समझ की जरूरत है, सही गाइडेंस के साथ में आपको चलना, और सबसे बड़ा चीज है उन पे विश्वास करना। बिल्कुल। अभी बहुत बार ये होता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेडिसिन लिख दिया, फिर 1 महीने के बाद गए, डॉक्टर साहब सही नहीं लग रहा है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब बोलेंगे कि क्या गोली मीठा चाहिए, तो अच्छा मीठा लिख देते हैं, अच्छा वो पॉसिबल वैसा नहीं है, उनको मालूम है इलाज हमको करना है और गोली है तो कड़वी होगी और 1 महीने में ठीक भी नहीं होने वाला है जो प्रॉब्लम है। मान टाइम ड्यूरेशन हो वो तो मान लीजिए वो 1 साल में ठीक होना है, ठीक है ना, तो 1 महीने में तो ठीक होगा नहीं। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, पहले तो डॉक्टर को सिलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर 1 साल
वेट कीजिए, है ना। अभी आपकी बीमारी सही है। आपको विश्वास करना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, दवाई भी मेरे हिसाब से हमको एक दवाई मीठी खानी है और एक दवाई खट्टी खानी है, वो तो होने वाला नहीं। जनरल इंश्योरेंस मतलब लोग ये समझते हैं कि गाड़ियों का इंश्योरेंस होना है, बट इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस में और क्या कुछ है? अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें ना, तो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के ओके जितने भी पॉलिसी होती है सब जनरल इंश्योरेंस में होती है। कि अगर बेसिक बात करें, चाहे वो गाड़ी का इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एवरीथिंग, बिल्डिंग इंश्योरेंस, है ना, एवरीथिंग। इवन ऐसा भी होता है कैटल इंश्योरेंस, है ना। तो आप अपने यहाँ पे मतलब फसल बीमा होती है, मतलब लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए WC पॉलिसी होती है। माल एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है। हाँ, तो एक आम आदमी जो सब कोई, बहुत लोग होते हैं कि नौकरी पेशे में है या उनका एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, घर का सामान उनको ट्रांसफर करना होता है, तो वो भी ट्रांजिट इंश्योरेंस उसका भी होता है। ओके हाँ, तो बॉयलर इंश्योरेंस, मतलब लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस, ये मतलब बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, है ना। मान लीजिए कि सपोज कीजिए मैं अभी आपके घर पे आया और वो आपके टाइल से स्लिप करके गिर गया और वो उसका फॉल्ट है, मैं आप पे केस कर सकता हूँ, है ना। और पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी के तहत जो है वो कोर्ट का जो कंपनसेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे पैसा देना होगा। ओके हाँ, या सपोज कीजिए कि कोई प्लांट है और वो प्लांट की बाउंड्री के बाहर में, सपोज कीजिए कोई रोड में आदमी चल रहा है, उस प्लांट में कुछ गैस लीकेज हुआ या कुछ भी हुआ और उसके चलते उस आदमी को अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो भी पब्लिक लाइबिलिटी में आता है। अच्छा, एक सवाल जो ये सुनने के साथ मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं गाड़ी लेके अपनी सड़क पे जा रहा हूँ, सड़क में गड्ढा है, मैं उससे उस सड़क में बने उस पॉटहोल की वजह से मेरा एक्सीडेंट होता है और मुझे या तो कोई तकलीफ हुई या फिर कोई किसी तरह से उस दुर्घटना में कोई अंग नहीं काम करे, कुछ भी, ये किस कैटेगरी में आ रहा है? एक्सीडेंट से वो जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है ना, वो उसी में ही आएगा। ओके हाँ, और जहां तक बात है कि आप बोले कि भाई गाड़ी का जो नुकसान है वो तो आ जाएगा, खुद का जो नुकसान बॉडी का हुआ है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में आएगा या वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में आएगा। ओके एक जो कहते हैं कि टर्म प्लान सुनते के साथ लोगों के दिमाग में आता है कि भाई बहुत पैसा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो इस टर्म प्लान को लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचते। टर्म प्लान आपके हिसाब से क्या है और इसके क्या फायदे हैं? तो मैं ना इसको थोड़ा सा आपसे 2 मिनट ज्यादा टाइम लूंगा। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स, है ना, देखिए दोनों अलग चीजें है ना। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। राइट। इंश्योरेंस हमेशा एक्चुअल इंश्योरेंस होना चाहिए, प्योर इंश्योरेंस होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स हमेशा एक्चुअल से प्योर होना चाहिए। ओके। यानी अगर इसको हम बात करें ऐसा कि इंश्योरेंस वो अच्छा नहीं होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स हो, और इन्वेस्टमेंट्स वो अच्छा नहीं होता है जिसमें इंश्योरेंस हो, है ना। ऐसा मोटा अब हो सकता है कि मान लीजिए अब उसको हम साबित करेंगे नहीं अच्छा हो सकता है, एग्री, अच्छा हो सकता है, बट अगर अपने को कोई आमतौर पे समझने वाली बात है और अपने को कोई कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए भाई, अपने को इंटेलिजेंट ही नहीं बनना है, अपने को ये एकदम सीधा। तो अब इंश्योरेंस क्या होना चाहिए? मान लीजिए एक आदमी है, उसका टर्म इंश्योरेंस 100% होना चाहिए। ओके। क्यों? इसका एक एग्जांपल, मान लीजिए मेरे महीने की कमाई 50,000 है, मेरी डेथ हो गई, आज मैं घर चलाता हूँ और घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है और डेथ हो गई, तो क्या होगा? फैमिली का इनकम वहां पे बंद। फैमिली को मैं जीते जी कमा के जो लाइफ स्टाइल उनको दे पा रहा हूँ, उनका वो लाइफ स्टाइल तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वैसे में मान लीजिए मेरा 50,000 मंथली इनकम है, तो मेरा टर्म इंश्योरेंस जो होना चाहिए वो 1 करोड़ का होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, मेरी डेथ हो गई, उस कंडीशंस में फैमिली उस 1 करोड़ को बैंक में भी रख दे, पोस्ट ऑफिस में रख दे, म्यूचुअल फंड्स में रख दे, और अगर उनको 6% एनुअल रिटर्न्स भी आएगा तो 50,000 महीने का उनको इनकम आ जाएगा, जिससे वो सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। तो बोलते हैं ना कि लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल भी बोलता है कि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, और सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को मैं अपने तरीके से उसको सही करता हूं, है ना। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस,
बहुत जरूरी। अगर इन्वेस्टमेंट्स के पहले इंश्योरेंस होना चाहिए। और अक्सर एक कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो करें, इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं कि ठीक है, इंश्योरेंस नहीं करते हैं। उसके पीछे उनको क्या लगता है, अरे ये पैसा वेस्ट ऑफ मनी है, अब बाद में सोचेंगे क्या जरूरत है इसका, अभी मेरे को कौन सा कुछ होने वाला है। तो इस वजह से लोग उसको सेकेंडरी करते हैं। और जबकि टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना उस एज में प्रीमियम लॉक हो जाता है। राइट। मान लीजिए कोई 25 साल में अपना करियर स्टार्ट किए, उनका अर्निंग स्टार्ट हो गया, उनको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि उस एज में जो प्रीमियम लॉक होगा ना, वो प्रीमियम उनका लाइफ टाइम वही रहने वाला। ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी अलग से होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बेसिक ये 3 इंश्योरेंस तो किसी का भी होना ही चाहिए, हर इंसान को, हर इंसान का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, है ना, तो उसमें मिनिमम 5 इयर्स का टाइम तो होना ही चाहिए, 5 साल मिनिमम, और मोर देन 5 इयर्स। ओके। हाँ, क्योंकि जो भी इक्विटी रिटर्न्स बना के दिया है, देगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। जैसे अभी की बात करता हूं तो 2024 से लेके 26 तक मार्केट रिटर्न्स नहीं बनाया। अब सपोज कीजिए जिनका 24 का इन्वेस्टमेंट है उनका रिटर्न्स नहीं बनाया, 25 का जिनका इन्वेस्टमेंट है 5 इयर्स, तो जिस दिन पैसा लगाए हैं वहां से उनको 5 साल कम से कम बने रहना चाहिए। ओके। मतलब बहुत कुछ है जो इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और खासकर म्यूचुअल फंड की बात करें, मतलब SIP की बात करें, इन सब की समझ जब तक किसी इंसान को उस हद तक नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और वो खुद से अगर अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना या इंश्योरेंस करना अगर इन सब चीजों में जाता है, तो बहुत सी बारीकियां हैं जिसके बगैर वो करना उसके लिए रिस्की भी है, और उसकी अपनी खुद की गाढ़ी कमाई जो है उसके साथ तो वो मतलब एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रिस्क ले ही रहा है। लाइफ के साथ, फैमिली के साथ, सभी चीजें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो एक एडवाइजर का साथ में होना और उस पर ट्रस्ट करके, उसके जो एक्सपर्टीज है उस पर ट्रस्ट करके एक नॉर्मल इंसान को मतलब रहना ही चाहिए। और बिना, जैसे कहते हैं ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, तो बिना एडवाइजर के इन्वेस्टमेंट करना वाकई में बहुत रिस्की है। ये जो आपसे आज बातचीत के दौरान समझ में आया। तो जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लेके बोल रहे थे कि कितने टाइम तक के लिए होना चाहिए, तो मिनिमम 5 इयर्स के लिए तो होना चाहिए, और उससे लंबा जितना आप रख सके उतना अच्छा है आपके लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो मैं ऐसे इस फंड को ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस फंड में पैसा डालना चाहिए, मैं जस्ट आपको समझाने के हिसाब से या हमारे जो दर्शक है उनको समझाने के हिसाब से बताता हूँ। 95 अगस्त में ये फंड आया। तो जब भी कोई फंड आता है उसका NAV जो होता है 10 रुपया होता है। आज उस फंड का NAV जो है अप्रोक्सीमेट 4000 रुपया है। तो उस समय कोई 1 लाख रुपया उस समय पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज के डेट में लगभग में 4 करोड़ का वैल्यू उनका है। तो ये है पावर ऑफ इक्विटी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राइट। तो अब है कि बोलेंगे इक्विटी कितने समय के लिए होना चाहिए, मैं बोला 5 साल के लिए होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि 10 का NAV 20 हो गया, तो आप बोलेंगे अरे 20 हो गया बहुत हो गया। कोई बोलेंगे नहीं 20 नहीं 40 हो गया तो बहुत हो गया। कोई बोलते हैं 80 हो गया बहुत हो गया, 100 हो गया बहुत हो गया। आपको बिलीव नहीं होगा, इस फंड में जब ये फंड आया था ना, उस समय अगर मान लीजिए 100 लोगों ने पैसा लगाया ना, 2 ही लोग बचे, बाकी 98 लोगों ने पैसा निकाल दिया। हो सकता है किन्हीं के रिक्वायरमेंट्स हो, या किन्हीं को लगा कि ये फंड तो इतना रिटर्न्स बना दिया, और कितना, मतलब ड्यूरेशन आपको जितना लंबा लेके जा सकते हैं आपको जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे दादाजी ने कोई जमीन खरीदी, तो हमारे बाबूजी ने यूज की। अब बोलेंगे कब तक, अरे भाई वैसे ही पैसा है, पैसा तो कोई भी आदमी है, जब तक यहाँ पे पृथ्वी पे है वो जो खर्च करेगा, बाकी पैसा तो पीछे ही छूटने वाला है। तो इक्विटी है, आप उसको होल्ड कीजिए ना, मजा लीजिए ना, मतलब इन्वेस्टमेंट करिए, समय के साथ में धैर्य रखिए और इंतजार करिए, आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही। और आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप देखेंगे तो चैलेंज ये है कि पहले क्या ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और ये जॉब बाहर कम हुआ करती थी। आज के डेट में क्या है कि लोग अक्सर बाहर है, बच्चे बाहर हैं, मान लीजिए कोई बैंगलोर में है, कोई पुणे में है, कोई दिल्ली, कोई UK, US, आउट ऑफ इंडिया। पता चलता माँ बाप तो यहाँ रह गए
और बच्चे बाहर चले गए। अब पता चलता है उनका कोई फ्लैट है, कोई जमीन है, कोई गांव पे जगह है, अब उनको संभालने देखने वाला कोई नहीं बचा। राइट। वो बोलते हैं कि हम यूएस से आएंगे नहीं, और वो बोलते हैं कि हम इसका करेंगे क्या। अगर यही इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा तो उसको सीधा है, उसको संभालना नहीं है और बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। राइट। आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना होगा। स्मार्ट। और टाइम चेंज हुआ, एक समय में जॉइंट फैमिली था, लोग थे साथ में देखने वाले थे, अब है नहीं। तो अब आपको जैसे बोलते हैं ना डिजिटल, तो आपको डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ही बढ़ना होगा। राइट। जिसको आप भी आराम से संभाल सकते हैं और आपके बच्चे भी संभाल सकते हैं, आप उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। राइट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा धीरज जी ने बताया अभी, आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक बेहतर एडवाइजर जो है उनकी देख रेख में ही होनी चाहिए। अपने सवाल जो फाइनेंशियल चीजों से जुड़े हुई हो, इंश्योरेंस से हो, आप कोई भी सवाल हो जो धीरज जी से चाहते हैं उसका जवाब आपको मिले, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और धीरज जी, हम चाहेंगे कि आप जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों के जवाब भी दें, और आप जब भी चाहें धीरज जी से मिल सकते हैं। जमशेदपुर में है धीरज जी, एड्रेस और डिटेल्स जो है वो नीचे पिन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने सवाल जरूर भेजिएगा। और जाते जाते एक सवाल जो मेरा है वो आपसे है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे लोग किसी भी अलग अलग प्लान पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा कहना है कि आपकी तरफ से उनके लिए वो एक चीज क्या है जो आप चाहते हैं कि उनको बिल्कुल समझनी पड़ेगी? इसमें एक चीज सबसे पहले ये समझनी होगी कि उनके गोल्स क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स है का सॉल्यूशंस उसी बेसिस पे होगा कि उनके गोल्स क्या है। यानी एक डॉक्टर मेडिसिन तब दे सकता है जब उनको ये पता हो कि इनको हेल्थ इशू है क्या, बीमारी का कवरेज। अदरवाइज बीमारी नहीं पता तो फिर इलाज होगा कहाँ से, है ना। ये है। और इसके साथ साथ और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर है ना, जो कि एक मतलब क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत सफल क्रिकेट है ना, गॉड क्रिकेट, तो उनको भी कोच चाहिए, है ना। तो वैसे ही कह रहे कि आपको भी एक सफल निवेशक, एक मतलब एक सक्सेस इन्वेस्टर बनने के लिए आपको भी कोच चाहिए। वो उसके बिना संभव नहीं, उसके बिना संभव इतना आसान नहीं है कि आप खुद से इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न जो है वो उतना तगड़ा मिले। वो अनुभव बहुत जरूरी है। हाँ, जो बताते इसमें और दो लाइन कि एक्चुअल में इंटेलिजेंस ही 1% चाहिए होता है, और 99% क्या है कि बिहेवियर जो है वो अपने को कंट्रोल करना होता है, मतलब बिहेव कंट्रोल करना होता है। और जैसे शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना कि वो एक गाने का लाइन है ना, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए जाने क्या होगा सोचो तो तुम जरा। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स हो, इंश्योरेंस की जर्नी हो, तो इसमें भी बहुत बार क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स किए लॉन्ग टर्म विजन से, लॉन्ग टर्म गोल से, और शॉर्ट टर्म में ही पता चल रहा है कि घर आ गए, तो फिर क्या होता है तुरंत दिमाग में ये लाइन आता है, अभी तो ये पहली मंजिल है ना। तो एक पैसा बनाने के लिए तो आपको जैसे वो माता सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा, है ना, वैसे ही कि हर इन्वेस्टर्स को भी अग्नि परीक्षा तो देना पड़ेगा। हाँ जी, वो सोचेंगे कि बस हम लगाएं और ये पैसा ऐसे ही करके बढ़ता है कंटिन्यू बेसिस पे, तो आप सोचेंगे कि किसी भी आदमी को काम करने की जरूरत क्या है। हमारे मुकेश अंबानी साहब जो 18 से 20 घंटा या 18 घंटा काम करते हैं, तो क्या जरूरत है काम करने की, जब पैसा लगाए और पैसा मतलब कंटिन्यू पैसा एक स्पीड से बने, है ना। तो डिसीजंस तो उनके भी सब सही नहीं होते, वो खुद बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज में बोले मेरी सक्सेस लोगों को दिखती है, फेलियर्स लोगों को नहीं दिखता है ना। तो ये कहना है कि आप तो भी इन द सेंस की मैं मतलब आपके चैनल से ये अपने आपके सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए, कोच का चुनाव कीजिए और बने रहिए, है ना। और आपका इन्वेस्टमेंट कहीं से भी हो, किन्हीं के भी माध्यम से हो, आपको तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी हो, इंश्योरेंस से कि इंश्योरेंस सही है नहीं है, उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सारी बातें आपने बताई है जो बहुत जरूरी था किसी भी इन्वेस्टर के लिए और एक आम इंसान के लिए भी। और
हम यही कहेंगे आपसे कि आप भी इन्वेस्टमेंट के पहले एक अच्छे एडवाइजर से मिलिए, उनके सलाह को बिल्कुल ध्यान में रखिए और वो जो समझा रहे हैं उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट भी करिए, इंश्योरेंस करवाइए और अपनी गाड़ी कमाई को सही जगह पे लगाएं। फिर से मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।